तो मेरे भाई वन पीस के रिसेंट चैप्टर्स में हम देख रहे हैं कि इमू ने डिसाइड किया है कि वो फिजिकली खुद से आएगा एल्बेफ में। यहाँ पर मैं कोई इमू का एक्सटेंशन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। जिस तरीके से हमने इमू का इन्वॉल्वमेंट देखा है प्रीवियसली, यहाँ पर ऐसा इंसिनुएट किया जा रहा है या यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि मोस्ट प्रॉब्ली इमू यहाँ पर फिजिकली आ रहा है एल्बेफ में सब सारी चीज़ों को सेटल करने के लिए। पर्सनली जब मैंने वन पीस मांगा चैप्टर 1178 को रीड किया और फाइनल पैनल मैंने देखा तब मेरे को ऐसा लगा कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है एल्बेफ में। आई हैड अ वेरी बैड फीलिंग अबाउट इट। मैं अगर यहाँ पर तेरे को थोड़ा पीछे लेके जाऊँ वन पीस के स्टोरी लाइन में, अगर मैं प्री टाइम स्किप के बारे में बात करूँ तो जो वाटर 7 का सागा था, जहाँ पर हम देखते हैं स्ट्राइड पायरेट्स को वाटर 7 में जाते हुए, बाद में निको रॉबिन किडनैप होती है, उन लोग जाते हैं निको रॉबिन को बचाने के लिए एनियस लॉबी में, और हम लोगों ने वहाँ पर बहुत ही एपिक क्लैश देखा था रॉब लूची और स्ट्रॉ हैट के बीच में या हमारे भाई लूफी के बीच में। वो पूरे सेगमेंट में जो एक क्रूशल एलिमेंट था, एक क्रूशल प्लॉट पॉइंट था, वो ये था कि स्ट्रॉ हैट पायरेट्स, मोर स्पेसिफिकली लूफी, वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था अपने क्रूमेट को बेसिकली रिट्रीव करने के लिए। तो उसी सेगमेंट में हम देख रहे थे कि जब सब सारे स्ट्रॉ हैट पायरेट्स आमने सामने आते हैं CP9 के बंदों के साथ एनियस लॉबी में, वो बहुत ज्यादा एक क्रेजी पैनल था, वन ऑफ द आइकॉनिक पैनल से पूरे वन पीस मांगा में। तो वहां पर लूफी ने सोगेकिंग को बोला था कि वो तू गवर्नमेंट का झंडा जो देख रहा है उसको तू बेसिकली जला दे। बाद में सोगेकिंग उसको जला देता है। तो वो एक तरीके से डेक्लेरेशन ऑफ वॉर था। स्ट्राइड पायरेट्स काइंड ऑफ डिक्लेयर कर रहे थे वॉर वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ। अब हालांकि हम लोग बोल सकते हैं कि स्ट्राइड पायरेट्स के नजरिए में स्ट्राइड पायरेट्स सक्सेसफुल थे उनके मिशन में। स्ट्राइड पायरेट्स ने सक्सेसफुली अपने क्रू मेंबर निको रॉबिन को रिट्रीव करके लेके आए उन लोग। पर ये बहुत ज्यादा एक पिविटल मोमेंट था, क्योंकि ये जो मोमेंट हुआ उससे एक बात क्लियर था कि स्ट्राइड पायरेट्स को वर्ल्ड गवर्नमेंट बहुत ही गंदी तरीके से टारगेट करने वाले हैं। और जिस तरीके से लूफी का नेचर था कि इन सेंस कि वो मतलब कभी भी फाइट से बैक डाउन नहीं करता था, वो मतलब हेड फर्स्ट जाके फाइट पिक करता था, वो सब सारी चीजें उसके नेचर में हमको पता है। तो यहाँ से हमको हिंट मिल गया था कि स्ट्राइड पायरेट्स को आगे चलते हुए बहुत ही एक बड़े हर्डल से गुजरना पड़ेगा। अब हालांकि वाटर 7 के सागा में, सागा स्टार्ट होने से पहले ही हम देख रहे थे कि कुजान हमारा भाई आओकी जी कन्फ्रंट करता है स्ट्राइड पायरेट्स को, और वहां पर ही वो मतलब कंप्लीटली डेसिमेट कर सकता था स्ट्राइड पायरेट्स को, पर वो नहीं करता है। ये इस वजह से भी था क्योंकि कुजान का कैरेक्टर एसोसिएटेड था ओहारा के साथ। जैगुआर डी सॉल बेसिकली काइंड ऑफ अ दोस्त था हमारे भाई कुजान का। कुजान ने जो कुछ भी देखा ओहारा पे, जिस तरीके से ओहारा को डिस्ट्रॉय किया गया था, बाद में हम देखते हैं कि वो निको रॉबिन को एस्केप करने देता है। वो निको रॉबिन के ऊपर टैब्स रख रहा था कि वो क्या कर रही थी। प्लस हमको पता है कि कुजान हाईली एडमायर करता था गाप को, वो मतलब गाप का स्टूडेंट है। और लूफी का कनेक्शन हमको पता है कि गाप के साथ क्या है, गाप ग्रैंडफादर है लूफी का। तो कुजान काइंड ऑफ फेवर भी रिटर्न कर रहा था लूफी को या स्ट्राइड पायरेट्स को वहां से एस्केप करने देने के लिए। तो वो सब सारी चीजें हम देख रहे थे वो पूरे वाटर 7 के सागा में। वाटर 7 का सागा कंक्लूड होने के बाद हम लोग जो नेक्स्ट आर्क में एंटर करते हैं वो है थ्रिलर बाग पर। वाटर 7 का जो कंक्लूडिंग मोमेंट था, जो कंक्लूडिंग सेक्शन था, वहां पर हम देख रहे थे कि स्ट्राइड पायरेट्स का जो लॉक पोस्ट था वो ऑलरेडी सेट हो चुका था। उन लोगों का लॉक पोस्ट पॉइंट आउट कर रहा था फिशमैन आइलैंड की तरफ। पर जो नेक्स्ट आर्क था वो बेसिकली थ्रिलर बाग था। थ्रिलर बाग में लूफी फेस ऑफ करता है गेको मोरिया के अगेंस्ट। ये बहुत ज्यादा एक कूल फाइट था। यहाँ पर हमको नाइटमेयर लूफी दिखाई दे रहा था वर्सेस गेको मोरिया। लूफी हराता है गेको मोरिया को, और अल्टीमेटली हम देखते हैं थ्रिलर बाग के एंडिंग सेक्शन में बार्थोलोमियो कूमा का इन्वॉल्वमेंट होता है। यहाँ पर बार्थोलोमियो कूमा अगर चाहता था तो यहाँ पर स्ट्राइड पायरेट्स को वो कंप्लीटली इनाइलेट कर सकता था। ठीक है, यहाँ पर हमको जोरो का नथिंग हैपेंड वाला मोमेंट दिखाई देता है, और हमको पता है कि बार्थोलोमियो कूमा का क्या एंगल है, किस तरीके से वो एसोसिएटेड है रेवोल्यूशन आर्मी के साथ, किस तरीके से उसका कॉपरेशन था वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ, उसका स्टोरी हमको पूरा पता है। पर थ्रिलर बाग में ऐसा लग रहा था कि स्ट्राइड पायरेट्स बिखरने वाले हैं। ऐसा लग रहा था कि बार्थोलोमियो कूमा तोड़ देगा स्ट्राइड पायरेट्स को, पर वो वैसा हुआ नहीं। स्ट्राइड पायरेट्स यहाँ पर बच जाते हैं। थ्रिलर बाग आर्क के बाद जो नेक्स्ट आर्क था वो था साबा ओ दी आर्किपेलागो। यहाँ से ही स्ट्राइड पायरेट्स यही आइलैंड के जरिए से उन लोग फिशमैन आइलैंड में जाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि फिशमैन आइलैंड से उन लोग न्यू वर्ल्ड में एंटर करना चाहते थे। तो साबा ओ दी आर्किपेलागो जो रियलिटी चेक दिया था स्ट्राइड पायरेट्स को, वो मतलब इंसेन लेवल का था। ऑब्वियसली स्ट्राइड पायरेट्स यहाँ पर जल्द से जल्द न्यू वर्ल्ड में जाना चाहते थे, नए एडवेंचर्स पे जाना चाहते थे। उन लोग उनके एम्बिशंस की तरफ थोड़ा करीब जाना चाहते थे। उन लोग हाईली एंथुजियास्टिक थे इस पूरे नए जर्नी के लिए। पर क्लियर होते हमको दिखाई दे रहा था कि जो पायरेट क्रू है, जो स्ट्राइड पायरेट क्रू है, वो तैयार नहीं है ये नए चैलेंज के लिए, नए दुनिया के लिए। साबा ओ दी आर्किपेलागो
में हमको वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक मोमेंट फिर से दिखाई देता है, जहाँ पर लूफी पंच मारता है सेलेस्टियल ड्रैगन को, और यही पंच के वजह से एक एडमिरल को समन किया जाता है। और एडमिरल में आता कौन है? किजारू आता है। किजारू साबा द आर्किपेलागो पे आके वो स्ट्राइड पायरेट्स को एब्सोल्युटली डेसिमेट कर देता है, वो इनाइलेट कर देता है स्ट्राइड पायरेट्स को। अगर कुमा का एंट्री नहीं हुआ होता तो यहाँ पर स्ट्राइड पायरेट्स का जर्नी खत्म था, वन पीस कंक्लूड हो जाता, ठीक है। पर किजारू आके जैसे ठोकता है स्ट्राइड पायरेट्स को, यहाँ पर पहली बार मैं देख रहा था कि लूफी अपने क्रू को बोल रहा था कि तुम लोग फाइट करने के ऊपर फोकस मत करो, तुम लोग एस्केप करने के लिए फोकस करो यहाँ पर। क्योंकि लूफी देख पा रहा था, यहाँ पर लूफी को पता था ये मतलब जो फाइट है यहाँ पर, जो डिफरेंसेस पावर है वो मतलब बहुत ज्यादा मैसिव है। हमको यहाँ पर सेंटोमारू और उसके पैसिफिस्टास दिखाई दे रहे थे, यहाँ पर एडमिरल दिखाई दे रहा था। लूफी वॉज नो मैच फॉर किजारू, मतलब किधर से भी लूफी मैच नहीं था किजारू के लिए। यहाँ पर हमको डिफरेंस उतना बड़ा दिखाई दे रहा था। ये मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल मोमेंट है वन पीस सीरीज में, क्योंकि ओडा ने यहाँ पर एक ब्रेव डिसीजन लेके उसने स्ट्राइड पायरेट्स को डेसिमेट कर दिया था। और यहाँ पर ये डेसिमेशन के जरिए से ओडा हमको बता रहा था कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है। लूफी ऐसे ही मतलब किसी भी सिचुएशन में हेड एंड जंप नहीं कर सकता है, वो ऐसे ही मतलब अपने प्रॉब्लम्स को पंच करके आगे नहीं बढ़ सकता है। स्ट्राइड पायरेट्स साबा द आर्किपेलागो में एब्सोल्युटली बिखर जाते हैं। बार्टोलोम्यू कुमा उनको डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे भेज देता है। हमको लूफी अमेज़न लिली पे दिखाई देता है, हमको बाद में लूफी मरीन फोर्ट पे जाते हुए दिखाई देता है, क्योंकि वो एस को बचाना चाहता था। अब हालांकि मरीन फोर्ट में लूफी ने काफी अच्छा अपना गट्स दिखाया था, जिस तरीके से वो तीनों एडमिरल के सामने आता है, बहुत ज्यादा गट्स दिखाया था। यहाँ पर हमको कॉन्करस आके दिखाई दे रहा था लूफी का। तो लूफी ने बहुत सारी चीजें किया इन टर्म्स ऑफ उसका डिटर्मिनेशन, इन टर्म्स ऑफ उसका पावर प्रोजेक्शन, इन टर्म्स ऑफ स्टैंडिंग अप फॉर हिमसेल्फ, वो सब सारी चीजें लूफी ने किया। बट लूफी वॉज वेरी वीक इन मरीन फोर्ट कंपैरेटिवली। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो ठीक है, मरीन फोर्ट में मॉन्स्टर्स हमको दिखाई दे रहे थे फाइट करते हुए। तो जब एस का डेथ होता है, लूफी हमको मेंटली बिखरते हुए दिखाई दे रहा था। वो बहुत ज्यादा इमोशनली टैक्सिंग था, बहुत ज्यादा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था, इतना ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था कि वो काइंड ऑफ अनकॉन्शियस हो जाता है रोते रोते एस को अपने हाथों में बाहों में पकड़े हुए। मरीन फोर्ट के सेगमेंट के बाद हमको लूफी का ट्रेनिंग का सेगमेंट दिखाई देता है, जो वन पीस का स्पेशल एपिसोड आया था जिसको बोलते हैं 3DY2। वो बेसिकली कवर कर रहा था लूफी के ट्रेनिंग सेक्शन में। हमको दिखाई दे रहा था कि लूफी बहुत ज्यादा टूटा हुआ था एस के लॉस के वजह से, वो बहुत ज्यादा उसको हैविली हिट किया था। पर फिर भी लूफी जब इंट्रोस्पेक्ट करता है तब बोलता है लूफी कि मेरे पास अभी तक मेरा क्रू है। वो फिर से एक आइकॉनिक पैनल है पूरे वन पीस में कि लूफी के पास उसका एटलीस्ट क्रू तो है। मतलब उसने बहुत ही एक वैल्यूएबल अपना भाई खो दिया, पर उसके पास उसका क्रू है अभी तक। तो हमको सब सारे स्ट्राइड पायरेट्स रिस्पेक्टिवली अपने रिस्पेक्टिव लोकेशंस में ट्रेन करके उन लोग स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहे थे। लूफी हाकी में बहुत ज्यादा वेल वर्स्ड हो जाता है। जोरो, सांजी, ओसप, नामी, सब सारे लोग हमको यहाँ पर स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहे थे। तो जब उन लोग फिर से आते हैं साबा द आर्किपेलागो पे, जो बेसिकली रिटर्न टू साबा द आर्किपेलागो का सेगमेंट है, वहां पर हम देख रहे थे कि उनका प्रोग्रेस क्या है। वहां पर हमको सब सारे लोग, सब सारे स्ट्रॉ हेड स्ट्रांग बनते हुए दिखाई दे रहे थे। और यहाँ पर हमको ये देख के लग रहा था, पता चल रहा था कि ये क्रू है जो अभी प्रिपेयर्ड है न्यू वर्ल्ड में एंटर करने के लिए। स्ट्राइड पायरेट्स जब फिशमैन आइलैंड में एंटर करते हैं, फ्रॉम अ स्ट्रिक्टली स्ट्रॉ हेड पायरेट पर्सपेक्टिव, ओवरऑल स्टोरी लाइन्स को ना कंसिडर करते हुए अगर हम लोग सिर्फ स्ट्रॉ हेड पायरेट्स के पर्सपेक्टिव में देखें, तो ये जो पूरा आर्क था वो काइंड ऑफ स्ट्राइड पायरेट्स का डेमोन्स्ट्रेशन था स्ट्रेंथ में, कि उन लोगों ने कितना प्रोग्रेस किया है। जिस तरीके से लूफी ठोक रहा था लोगों को, जोरो ठोक रहा था लोगों को, सांजी ठोक रहा था, ये दिखा रहा था हमको कि ये क्रू कितना स्ट्रांग हुआ है। तो अल्टीमेटली जब हम लोग रैप अप करते हैं पूरे फिशमैन आइलैंड को और हम लोग एंटर करते हैं न्यू वर्ल्ड में, इट वाज लाइक रियली वेल डिजर्व काइंड ऑफ अ थिंग। क्योंकि जो प्रीवियसली उन लोगों ने लॉस झेला था, जिस तरीके का लॉस झेला था उन लोगों ने साबा द आर्किपेलागो में, ये सब सारी चीजें जब फिशमैन आइलैंड में हुआ और बाद में जब हम लोग एंटर करते हैं न्यू वर्ल्ड में, काफी सेटिस्फाइंग था कि क्रू प्रोग्रेस किया है। अब स्ट्राइड पायरेट्स न्यू वर्ल्ड में एंट्री मारने के बाद जो उनका पहला आइलैंड था वो था पंक हैजार्ड। हमको पंक हैजार्ड का आग दिखाई देता है और ओडा ने बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से पंक हैजार्ड से ही वानो कुनी को डेवलप करना स्टार्ट कर दिया था। हमको यहाँ पर किनेमोन और मोमोनोस के दिखाई दे रहे थे। प्लस यहाँ पर लूफी ने अलायंस क्रिएट किया था लॉ के साथ, क्योंकि लॉ बेसिकली टेक डाउन करना चाहता था दो फ्लामिंगो को। पर उसका मतलब यही होता है कि अगर लॉ और लूफी टीम अप करके टेक डाउन करते हैं दो फ्लामिंगो को, तो उन लोग डायरेक्टली चैलेंज कर रहे हैं कायदो के अथॉरिटी को, क्योंकि कायदो कनेक्टेड है दो फ्लामिंगो के साथ। दो फ्लामिंगो को जोकर भी बोला जाता है और कायदो बेसिकली वन
वानो कुनी में वो ए ग्रेड वेपन्स बेसिकली प्रोड्यूस कर रहा था अंडर वर्ल्ड में सप्लाई करने के लिए। जो बेसिकली उसका एजेंट था वो था जोकर। पंक हैज़ार्ड आर्क में जो कुछ भी घड़ा वो लीड कर रहा था। ड्रेस रोजा के सेगमेंट में पंक हैज़ार्ड आर्क में लूफी और लॉ सीजर क्लाउन को किडनैप कर लेते हैं। सीजर क्लाउन यहाँ पर कई सारे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट कर रहा था। सीजर क्लाउन यहाँ पर एक एलिमेंट को काइंड ऑफ प्रोड्यूस कर रहा था जो है सैड, जो एक क्रूशल एलिमेंट है या जो एक क्रूशल केमिकल है जो रिक्वायर्ड होता है स्माइल के प्रोडक्शन में। और स्माइल का जो एक्चुअल प्रोडक्शन फैक्ट्री था वो बेसिकली ड्रेस रोजा में सिचुएटेड था। तो अल्टीमेटली हम लोग पंक हैज़ार्ड से एंट्री मारते हैं ड्रेस रोजा आर्क में मेरे भाई। ड्रेस रोजा में हमको हमारा इवल टायरेंट, हमारा भाई डोंकी होते दो फ्लामिंगो एज अ विलन दिखाई देता है और ये बहुत ज्यादा क्रेजी चीजें कर रहा था। ड्रेस रोजा का आर्क वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रनिंग आर्क है पूरे वन पीस में। तो हम लोग काफी लंबे समय तक ड्रेस रोजा में थे। पर ड्रेस रोजा में जिस तरीके का हमको पावर डेमोन्स्ट्रेशन स्ट्राइड पायरेट्स का दिखाई दिया वो काफी कूल था। लूफी हमको यहाँ पर उसके गियर फोर्थ में जाते हुए दिखाई देता है जो आइकॉनिक था मेरे हिसाब से। लूफी यहाँ पर अपने गियर फोर्थ में वो डोंकी होते दो फ्लामिंगो को हरा भी देता है। यहाँ पर ये जो फाइट था लूफी वर्सेस दो फ्लामिंगो के बीच में, ये लूफी का पहला रियल फाइट था न्यू वर्ल्ड में। अब ड्रेस रोजा के सेक्शन के बाद हम लोग होल केक आइलैंड सागा में एंट्री मारते हैं और यहाँ पर चीजें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि हम लोग जो आइलैंड पे जाते हैं। जो काइंड ऑफ फिर से बिल्ड कर रहा था वानो कुनी के सेगमेंट को, क्योंकि यहाँ पर हमको कोजोकी का लिनियज दिखाई दे रहा था, थोड़ा पोनीग्लिफ्स के बारे में पता चल रहा था। यहाँ पर जैक आया था खुद से, 20 पायरेट जो बेसिकली हमारे भाई कायदो का क्रू है, वहां पर से उसका एक कमांडर आया था जैक यहाँ पर और वो कंप्लीट डिस्ट्रक्शन लेके आ रहा था आइलैंड पे। ये बहुत ही एक एंटरटेनिंग सेगमेंट था बट एट द सेम टाइम यहाँ पर हमको स्ट्राइड पायरेट्स का क्रू स्प्लिट होते हुए दिखाई दे रहा था जो के सेक्शन में। क्योंकि जो आइलैंड के सेक्शन में, ये पूरे सेक्शन में हम लोग सांजी को होल केक आइलैंड की तरफ जाते हुए देखते हैं क्योंकि बिग मॉम उसको काइंड ऑफ कोर्स करती है कई सारी चीजें करने के लिए। तो सांजी होल केक आइलैंड पे जाता है, इस वजह से लूफी एक तरीके से सांजी को रिट्रीव करने जाता है होल केक आइलैंड पे। यहाँ पर हमको लूफी, नामी, चॉपर, ब्रूक, कैरेट, पेड्रो होल केक आइलैंड की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं वाइल द रेस्ट ऑफ द क्रू उन लोग निकल पड़ते हैं वानो कुनी के कंट्री में। ये पूरा कन्फ्रंटेशन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था क्योंकि हमको पता था कि हाँ लूफी कन्फ्रंट करेगा ही कायदो को, पर हम लोगों ने ये नहीं सोचा था कि लूफी कायदो से पहले बिग मॉम को कन्फ्रंट करने वाला है और एक यंग को कन्फ्रंट करने वाला है। यहाँ पर हम लोग जोरो को देखते हैं। जोरो मतलब ये पूरे सिचुएशन के ग्रेविटी को बता रहा था पूरे क्रू को कि किस तरीके से हम लोग दोनों दो डायरेक्शन में काइंड ऑफ फंस गए हैं। एक यंको को फेस करना पहले भारी था पर अभी हम लोग दो यंको को फेस करने जा रहे हैं। ये सिचुएशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज्यादा सिवियर है हमारे लिए, स्ट्राइड क्रू के लिए। जोरो ये सब सारी चीजें बता रहा था और ये बहुत ही एक सच बात था क्योंकि हम देखते हैं कि लूफी इन्फिल्ट्रेट करता है होल केक आइलैंड को। लूफी यहाँ पर कुछ भी मैच नहीं था बिग मॉम के लिए। लूफी बिग मॉम को कुछ भी सीवियर या मतलब सीरियस डैमेज नहीं दे पाता है। इनफैक्ट लूफी यहाँ पर बिग मॉम के कमांडर काताकुरी के साथ फाइट कर रहा था और वहां पर ही हम देख रहे थे कि लूफी स्ट्रगल कर रहा था। वो गियर फोर्थ स्नेक मैन में जाता है, काताकुरी के साथ फाइट करता है। बहुत ही एक लेंथी ये फाइट था, काफी ड्रैग्ड आउट फाइट था, पर हमको ये दिखा रहा था कि लूफी यंको कमांडर के साथ, मतलब वो अभी मतलब कमांडर के लेवल है, यंको के कमांडर के लेवल पे है वो, मतलब वो कुछ भी मैच नहीं है एक्चुअल यंको के लिए। ये मतलब हमको अपेरेंटली क्लियर हो रहा था बिग मॉम के पूरे कन्फ्रंटेशन को देख के। होल केक आइलैंड के कंक्लूडिंग स्टेजेस में हम लोग सांची को फिर से इंटीग्रेट होते हुए देख रहे थे स्ट्राइड पायरेट्स के क्रू के साथ। और होल केक आइलैंड के बाद जो नेक्स्ट आर्क था वो था वानो कुनी का सेगमेंट, जिसको ओडा बहुत लंबे समय से बिल्ड करते आ रहा था और ओडा बहुत ज्यादा एक्साइटेड था ये पूरे आर्क को ड्रॉ करने के लिए क्योंकि ये पूरा आर्क फ्यूडल जापान के ऊपर बेस्ड था। तो ये बहुत ज्यादा क्रूशल आर्क था ओडा के लिए। ओडा इसको हाइप भी उसी तरीके से कर रहा था। वानो कुनी के सेगमेंट में मेरा भाई कायदो लूफी को 3 बार नॉकआउट करता है ओवरऑल। और ये आर्क में एंट्री मारने के बाद हम लोग समझ पा रहे थे कि लूफी, मतलब जब पहला कन्फ्रंटेशन था कायदो के साथ, लूफी कुछ भी मैच नहीं था कायदो के लिए। लूफी ऑल्दो मैं बोलूंगा कि वानो कुनी के सेगमेंट में वो कई सारी चीजें सीख पा रहा था ऑन द गो, जैसे कि वो रियो के बारे में सीखता है जब वो कायदो के साथ कन्फ्रंटेशन करता है सेकेंड पार्ट में, या सेकेंड कन्फ्रंटेशन था कायदो के साथ उसका, तब वहां पर वो सीख पाता है कि किस तरीके से कॉन्कर्स हाकी को इन्फ्यूज किया जा सकता है अटैक में, अटैक्स को स्ट्रांग बनाने के लिए। तो हम लोग सेकंड जो इंटरेक्शन था कायदो और लूफी का, वहां पर हम देखते हैं कि
कि लूफी अटैक करता है, बहुत सारे पंचेस मारता है हमारे भाई कायदो को, बट द एंड ऑफ द डे कायदो फिर से नॉकआउट कर देता है लूफी को। थर्ड इंटरेक्शन में, थर्ड कन्फ्रंटेशन में हम लोग लूफी को गियर फोर्थ यूज करते हुए देख रहे थे। स्नेक मैन में वो जाके कायदो को टेक ऑन करता है, पर फिर भी ये इनफ नहीं था। यहाँ पर हमारा भाई लूफी अपना स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म यूज कर रहा था, वो कॉन्कर हाकी इन्फ्यूज कर रहा था, पर फिर भी कायदो अपने हाइब्रिड फॉर्म में ठोक देता है लूफी को। तो अल्टीमेटली यहाँ पर लूफी को जीतने के लिए ओडा ने लूफी को गियर फिफ्थ में लेके आया है। वो हमको पता चला कि किस तरीके से लूफी का डेवल फ्रूट गम गम नोन में नहीं है, पैरामीस टैप नहीं है, वो एक्चुअल में हितो नोमी है, ह्यूमन फ्रूट है बेस्ड ऑन सन गॉड नीका। तो लूफी यहाँ पर अपने गियर फिफ्थ में जाने के बाद वो हरा पाता है कायदो को। कायदो अपने ड्रम ड्रैगन फॉर्म में जाता है और कायदो काइंड ऑफ वो डायरेक्ट हिट लेता है, वो अवॉइड भी नहीं करता है लूफी का अटैक। तो मेरे को कहीं ना कहीं एंडिंग स्टेजेस में जब लूफी और कायदो का फाइट चल रहा था, तब मेरे को एंडिंग स्टेजेस में ऐसा लग रहा था कि कायदो हारना नहीं चाहिए था लूफी के अगेंस्ट। ऑल्दो लूफी गया था अपने गियर फिफ्थ में, मेरे को सेंस नहीं कर रहा था कि कायदो यहाँ पर हारना चाहिए, पर कायदो यहाँ पर हारता है। लूफी नॉकआउट करता है कायदो को, और यहाँ पर लूफी ने एक तरीके से कायदो को, यंको है जो एक, उसको यंको को डिफीट करके उसको रिप्लेस कर दिया था। मेरे को अभी भी लगता है कि जो ओडा ने इंटीग्रेट किया था कायदो के कैरेक्टर में कि वो जॉय बॉय का इंतजार कर रहा है, जॉय बॉय के लिए वो गेट कीपिंग कर रहा है, वो पूरा एलिमेंट ही मेरे को बेकार लगा था, अभी तक बेकार लग रहा है पर्सनली। वानगुनी आर्क के बाद हम लोग एगेड आइलैंड आर्क में एंट्री मारते हैं। मेरे हिसाब से पोस्ट टाइम स्किप में ये मतलब पीक आर्क था, इन सेंस कि पोस्ट टाइम स्किप में यहाँ पर पीक किया है वन पीस। प्री टाइम स्किप में मेरे हिसाब से 47 सागा में पीक किया था वन पीस, और पोस्ट टाइम स्किप में मेरे को लगता है कि फिलहाल के लिए, अभी के लिए एगेड आइलैंड पीक था। एगेड आइलैंड आर्क में मेरे भाई हमको यहाँ पर स्ट्राइड पायरेट्स का इन्वॉल्वमेंट दिखाई देता है, हमको वेगापंक दिखाई देता है, हमको एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पता चलता है, हमको पता चलता है कि दुनिया डूबने वाला है। यहाँ पर बहुत ज्यादा क्रेजी चीजें चल रहा था। लूफी यहाँ पर हमको हमारा भाई लूफी फाइट करते हुए दिखाई देता है रॉब लुच्ची के अगेंस्ट, जो साइफर पोल का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर है। रॉब लुच्ची वर्सेस लूफी का फाइट बहुत ज्यादा क्रेजी था। हमको लूफी रॉब लुच्ची को हराते हुए दिखाई दे रहा था। ऑल्दो हमारा भाई रॉब लुच्ची वन ऑफ द गोटेस्ट कैरेक्टर इन एंटायरिटी ऑफ वन पीस। रॉब लुच्ची उसका अवेकनिंग फॉर्म में हमको दिखाई दे रहा था यार, जोवन का अवेकनिंग हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा था रॉब लुच्ची के जरिए से, जो बहुत ज्यादा क्रेजी चीज था। लूफी यहाँ पर एडमिरल किजारू के अगेंस्ट भी फाइट करता है। लूफी और एडमिरल किजारू का फाइट आइकॉनिक था, बहुत ज्यादा क्रेजी एनिमेशन क्वालिटी हमको दिखाई दे रहा था। अब कई सारे लोग बोलते हैं कि लूफी ने किजारू को हरा दिया था, लूफी यंको है, यंको लूफी ने किजारू को हरा दिया था जो बेसिकली एडमिरल है। मेरा पर्सनल ओपिनियन इसके ऊपर यह है कि लूफी ने किजारू को नहीं हराया था, मैं पर्सनली ऐसे ही देखता हूँ। बाद में ऑब्वियसली कई सारे और एलिमेंट्स यहाँ पर किजारू को वे डाउन कर रहा था, उसका मेंटल स्टेट, वो सब सारी चीजें। पर सबसे जो क्रेजी बात था यहाँ पर वो ये था कि एगेड आइलैंड से स्ट्राइड पायरेट्स एस्केप कर पाते हैं, और एस्केप करना भी बहुत ज्यादा एक बड़ी बात है यहाँ पर एगेड आइलैंड से, क्योंकि मेरे भाई यहाँ पर 5 एल्डर्स खुद इन्वॉल्व हुए थे। 5 एल्डर्स इन्वॉल्व हुए थे, खुद उन लोग आए थे एगेड आइलैंड पे। सब सारे हमको 5 एल्डर्स दिखाई दे रहे थे, उनके फॉर्म्स दिखाई दे रहा था हमको। यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि ये नामुमकिन होने वाला है स्ट्राइड पायरेट्स को एगेड आइलैंड से एस्केप करने के लिए, पर हम देखते हैं कि हमको यहाँ पर अहमद दिखाई देता है, लेजेंडरी ये जायंट रोबोट दिखाई देता है जो चिप इन करता है। बाद में डॉरी और ब्रॉगी यहाँ पर आते हैं बचाने के लिए या हेल्प करने के लिए स्ट्राइड पायरेट्स को एस्केप करवाने में। तो स्ट्राइड पायरेट्स क्वाइट लकीली एगेड आइलैंड से एस्केप कर पाते मेरे भाई। एगेड आइलैंड के बाद हम लोग एंट्री मारते हैं एल्बेफ आर्क में, फिर से वन ऑफ द मोस्ट हाईली एंटिसिपेटेड आर्क्स इन वन पीस। हमको ये जायंट का आइलैंड दिखाई देता है, एल्बेफ के थोड़ा हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, हमको लोकी के बारे में पता चलता है। हम लोग खतरनाक फ्लैशबैक में थे जहां पर हमको रॉकस्टी ज़बैक का पूरा सेक्शन दिखाई देता है, गॉड वैली आइलैंड का पूरा सेक्शन दिखाई देता है। यहाँ पर एल्बेफ में जो प्राइमरी एंटेगनिस्ट हमको दिखाई दे रहे हैं, जिनको प्रेजेंट किया जा रहा है, वो है होली नाइट्स, सेंट सोमस, ज़ैपलिन, गुनको। यहाँ पर इमू का भी इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट हुआ था, इमू ने पोजेशन लिया था गुनको के बॉडी के ऊपर। इमू चाहता है एल्बेफ को अपने डोमिनियन में लाने के लिए। यहाँ पर हमको सन गॉड नीका और हमारे भाई लोकी का लेजेंडरी डेविल फ्रूट नी हॉगर दोनों एक्शन में दिखाई दे रहा था। लोकी हमको उसके ड्रैगन फॉर्म में दिखाई दे रहा था। तो अभी यहाँ पर क्या हुआ है, अभी यहाँ पर ये हुआ है रिसेंट के चैप्टर में कि हमारा भाई इमू बोल रहा है कि वो फिजिकली
फिजिकली खुद से आने वाला है एल्बेफ में। ईमू ने सब सारे एल्डर्स को इन्फॉर्म कराया है कि वो थोड़ी देर के लिए नहीं रहेगा कैसल पैंजिया में, मारीचो अभी थोड़ी देर के लिए वो नहीं रहेगा, जो काइंड ऑफ इंसिनुएट कर रहा है हेविली कि ईमू आ रहा है एल्बेफ में। अब मैंने ये सब सारी चीजें तेरे को क्यों बता दिया, वाटर सेवन, एनियस लॉबी, साबाओदी, फिशमैन, बाद में ड्रेस रोजा, होल केक, वानो कुनी, एग हेड आइलैंड, ये सब सारी चीजें मैंने क्यों बताया तेरे को? ये सब सारी चीजें मैंने तेरे को इस वजह से बताया है क्योंकि अगर तू सब सारी चीजों को फ्रॉम अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखेगा कि किस तरीके से स्ट्राइड पायरेट्स ने एस्केप किया था होल केक आइलैंड से, किस तरीके से लूफी ने कायदो को हराया वानो कुनी के सेगमेंट में, जो ऐसा लग रहा था कि लूफी हराना नहीं चाहिए था कायदो को उस पूरे सिनारियो में। बाद में वहां से उन लोग किस तरीके से स्ट्राइड पायरेट्स आते हैं एगेड आइलैंड में, एगेड आइलैंड में जिस तरीके से लूफी फेस ऑफ करता है टफ अपोनेंट्स के अगेंस्ट, और किस तरीके से उन लोग एस्केप कर पाते हैं एगेड आइलैंड से। तो अभी उन लोग जब एल्बेफ में हैं और ईमू बोल रहा है वो खुद से आने वाला है, मेरे को लगता है कि लूफी का जो लक है वो काइंड ऑफ रन आउट करने वाला है यहाँ पर। मेरे को लगता है कि ईमू अगर फिजिकली आ रहा है यहाँ पर, इट इज टाइम फॉर ईमू टू हम्बल स्ट्रॉ हेड पायरेट्स, इट इज टाइम फॉर लूफी टू बेसिकली फील द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हिज एक्शन। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हमको क्रू बिखरते हुए दिखाई देने वाला है जिस तरीके से हमको साबाउदी आर्क पहले का पे दिखाई दिया था, क्योंकि अगर क्रू बिखरेगा तो मतलब अभी उसका पर्पस क्या होगा? क्या उन लोग फिर से और स्ट्रांग होंगे? ऑलरेडी उन लोग मतलब हाकी वगैरह वो सब सारी चीजों में स्ट्रांग हुए हैं, तो अभी क्रू को डेसिमेट हो के डिफरेंट लोकेशन पे भेजने में कुछ मेरे लिए पर्सनली सेंस नहीं करेगा। पर मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि ईमू हैवी डैमेज दे स्ट्राइड पायरेट्स को। मैं पर्सनली चाहता हूँ कि ईमू यहाँ पर अगर आता है तो वो किसी ना किसी स्ट्रॉ हेड को इतना हैवीली डैमेज करे कि ये जो बंदा है, ये जो स्ट्रॉ हेड है जिसको वो डेसिमेट करे, मे बी उसअप, मे बी कोई भी कैरेक्टर, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी कैरेक्टर, मे बी वो परमानेंट कोमा में चले जाए, बहुत ज्यादा हैवीली इंजर्ड हो जाए, जिसको मतलब रिकवर होने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगे। आई नीड समथिंग सब्सटेंशियल ओवर हियर, ठीक है? मेरे को नहीं लगता है कि यहाँ पर से स्ट्राइड पायरेट्स अनफेज्ड जाएंगे। आई डोंट वांट दैट टू हैपन। आई वांट समथिंग टू हैपन विद द स्ट्राइड पायरेट्स, समवन गेटिंग इंजर्ड, सम कॉन्सिक्वेंसेस दे हैव टू फेस, स्पेशली कंसिडर करते हुए कि ईमू फिजिकली आ रहा है, ठीक है? दैट विल बी फकिंग क्रेजी टू सी। यही रीजन की वजह से मैंने सब सारी चीजें काइंड ऑफ रिकैप करके एनकैप्सुलेट किया कि क्यों ये बहुत ज्यादा एक इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा एक सिग्निफिकेंट मोमेंट है स्टोरी लाइन में, क्योंकि ये अपेरेंटली फाइनल विलन है। अगर फाइनल विलन आ रहा है, ही नीड्स टू डू सिवियर डैमेज मेरे भाई। जो नेक्स्ट चैप्टर में रीड करूंगा, आई नीड टू सी सम काइंड ऑफ टेंशन, क्योंकि फिलहाल के लिए अगर तू देखेगा तो होली नाइट्स बहुत ज्यादा पथेटिक कंडीशन में है। सैंड कलिंगम, बाद में सोमस, सब सारे लोगों को निपटा दिया है स्ट्राइड पायरेट्स ने बहुत आसानी से। और जो डॉमी रिवर्सल का एस्पेक्ट था वो भी उन लोग मतलब उनको समझ में आ गया है, उन लोग जान से मार ले हैं जायंट्स को जो डैम रिवर्सल किया गया उनके ऊपर, और जान से मारने के बाद, उनका जान जाने के बाद उन लोग रिवर्ट हो रहे हैं ओरिजिनल स्टेट में। चॉपर तो बेसिकली लोगों को नॉकआउट करके रिवर्स करवा रहा है ओरिजिनल स्टेट में, वो तो मतलब अलग ही चूतिया भाई। तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ नेक्स्ट चैप्टर रीड करने के लिए। आई विल बी लाइक ब्लाइंड रिएक्टिंग टू दिस चैप्टर एंड आई नीड टू फील दैट चैप्टर मैन। तो मैं ये सब सारी चीज बात करना चाहता था। इट्स टाइम फॉर स्ट्राइड पायरेट्स टू गेट humbled in Elbef in one way or the other, whatever or whichever direction you want to go with this, Oda can go with this, but I need to see consequences। तो मैं ये सब सारी चीजें बोलना चाहता, तो हमेशा याद रखे भाई, वी आर भी ख्याल रख अपना, पीस मेरे भाई।